हेलो एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य है। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एंड आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर मिसप्रिंट हो गया, देखो। रॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 हमारा ये वीडियो होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो मैंने पिकअप किया है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आए इस फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3 के फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 के बारे में है, जिसकी ये ऑप्शंस थे। और करेक्ट ऑप्शन लोनलीनेस बताया जा रहा है काफ़ी सारे बच्चों के थ्रू। बट इस क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी के कारण बोनस कर दिया गया था। और काफ़ी सारे बच्चे बोनस को मतलब प्रूफ करने के लिए कि बोनस मिलना चाहिए या जस्टिफाई करने के लिए अबंडेंस को भी सही आंसर बता रहे हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन भी सही है और अबंडेंस किसी भी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ब्लैंक नंबर 3 में फिट नहीं बैठ रहा है। और लैविशनेस और प्रोफ्यूजन तो पूरी तरह से गलत ऑप्शन है, इनका तो कोई लेना देना है नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, लाइन बाय लाइन इसका ब्रेक डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन के टाइप को किस तरह से सॉल्व किया जाता है पहले उस बारे में देखेंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि ये क्वेश्चन क्लोज टेस्ट जो होते हैं वो डायराइव जनरली कहाँ से किए जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इस पॉइंट पे ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में एसएससी ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में दो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। पहली चीज कि इसके दो पॉसिबल आंसर्स तो हो नहीं सकते हैं। तो बेसिकली अगर बोनस को हटवाना है तो सबसे पहले हमें सब यही प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये चार ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लोनलीनेस है। हम जितना ज्यादा लोनलीनेस के फॉर्म में बोल पाएंगे प्रूफ के लगाने के बाद, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा और उससे उतना ज़्यादा इजी हमें पड़ेगा इस क्वेश्चन से बोनस को हटाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, किसी को पढ़ना हो तो डिटेल में पढ़ सकता है। तो जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जो एडिटोरियल और आर्टिकल लोगों ने लिखे होते हैं तो वहाँ से डेराइव किया जाता है। यहीं पे अगर हमें समझ में आता है कि एडिटोरियल और आर्टिकल जो होते हैं वो इंसान के व्यू होते हैं। तो जब भी कोई इंसान अपना व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो कई कई बार वो फ्रेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अब फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि उसका कभी भी लिटरल मीनिंग ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। लिटरल मीनिंग नहीं देखना है, ठीक है। उस फ्रेज का कुछ और मतलब हो सकता है। तो जब भी कोई आर्टिकल और एडिटोरियल में अपने अपने व्यूज को प्रेजेंट करता है तो कई बार फ्रेजेस को यूज करता है। कई बार जो है लिखने वाला पोएटिक हो जाता है, मतलब वो लिख कुछ और रहा है लेकिन समझाने की कुछ और कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए एक फ्रेज यूज किया जाता है कि इस तरह के पैसेजेस को पढ़ते समय वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो रीड बिटवीन द लाइंस का रेफरेंस क्या है कि लिटरल मीनिंग पर मत जाइए। एक्चुअली पैराग्राफ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, राइटर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर जाइए। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो पैसेज में टोन होती है। लिटरल मीनिंग की तरफ हम बहुत कम ही क्लोज टेस्ट में जाते हैं। तो गवर्नमेंट और पॉलिसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनको क्लोज टेस्ट बनाया जा सकता है। फिक्शन और फिलोसफी, अब जहाँ फिलोसफी आ जाता है तो पोएटिक होना तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और इसके साथ साथ फ्रेजेस का यूज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। कि इंसान व्यंग जो का यूज करता है कई कई बार। और कई ऐसे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट तरीके होते हैं जिससे इंसान अपनी लिटरेचर को काफी ज्यादा निखार सकता है। तो उसमें लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते हैं, इन सब केसेस में ही हमें रीड बिटवीन द लाइंस करना होता है। एकेडमिक साइंटिफिक जर्नल्स हो सकती हैं जिसमें साइंटिफिक टर्म्स की बात हो सकती है। तो अगर इस तरह की किसी चीज को अगर हम क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक साइंटिफिक नॉलेज का टेस्ट यहाँ लिया जा सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की राइटिंग्स को लिया जा सकता है कि वो क्लोज टेस्ट में। तो बेसिकली अभी हम जिस क्लोज टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो पूरा ये पैराग्राफ है, उस इसका जो सोर्स पता चला है वो एक किताब है जो कि मदर टेरेसा ने लिखी थी। बुक का नाम है अ सिंपल पाथ। इस सिंपल पाथ के एक पैसेज जो कि यहाँ पे मैंने बॉक्स में बना रखा है, इस पैसेज को ही उठाकर हमें क्लोज टेस्ट पूछा गया था। अब देखा जाए तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ ग्रेटेस्ट डिसीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी,
It is being unwanted, unloved, and uncared for. We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness, despair, and hopelessness is love. There are many in the world who are dying in peace for a piece of bread, but there are many more dying for a little love. The poverty in the West is a different kind of poverty. It is not only a poverty of loneliness, but also of spirituality. There is a hunger for affection as there is a hunger for God. तो अब ऐसे तो एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं कि इस जगह पर लोनलीनेस आना चाहिए, बट मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मैंने काफी प्रैक्टिस के बाद अपने खुद के लिए बनाया हुआ है, और उस तरीके से ही मैंने पूरे क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया था। और काफी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, हालांकि इंग्लिश के जो पार्ट हम सॉल्व कर रहे होते हैं टायर 2 में, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत होता है, काफी ज्यादा बच्चों का टाइम बच जाता है। तो मैंने क्लोज टेस्ट पे स्पेशली ज्यादा टाइम दिया था जिससे मेरे क्वेश्चंस गलत ना हो। इस क्लोज टेस्ट में मेरा एक भी एरर नहीं हुआ है। हालांकि कई सारे बच्चों के लिए ये क्लोज टेस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ा है, उनको समझ में ही नहीं आया सॉल्व कैसे करना है। यही एसएससी का मेन मोटिव था, इस तरह का क्वेश्चन देना जिससे बच्चों की कॉम्पिटेंस टेस्ट की जा सके। अब जो बच्चे कॉम्पिटेंस इसमें प्रूफ क्वेश्चन में नहीं कर पाए हैं, तो बच्चे तो बेचारे यही प्लीड कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बोनस दे दिया जाए क्योंकि समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में ना आना बोनस देने का आधार नहीं हो सकता है। अब आपने कई सारे तर्क दिए हैं कि इस क्वेश्चन को क्यों बोनस दिया जाना चाहिए, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तर्क यही है कि आप सभी का कहना है कि यहाँ पर अबंडेंस भी एक आंसर हो सकता है। अब यही बात करेंगे कि अबंडेंस कैसे आंसर नहीं हो सकता है, और कोर्ट में हमें जाके क्या कहना है कि अबंडेंस आंसर क्यों नहीं है। सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करना पड़ेगा पूरे पैसेज का। तो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट डिसीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी, इट इज बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर। सबसे पहली बात, इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है? वेस्ट की। तो वेस्ट इज द वेस्ट मतलब दुनिया का वेस्ट पार्ट। बेसिकली हम अमेरिकन कंट्री, अमेरिका और उसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने बोला है कि टीबी नहीं है, लेप्रोसी नहीं है, लेकिन वहां के लोग अनवांटेड, अनलव्ड और अनकेयर्ड फॉर फील करते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे 3 वर्ड से हमें एक ऐसा कनेक्शन मिलता है अगली लाइन में कि इससे हमें पता चलता है कि वेस्ट में क्या है? लोनलीनेस है। कैसे? अब देखो भाई, वी कैन क्योर फिजिकल डिसीजेज विद मेडिसिन, बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव। अभी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया कि पीपल आर फीलिंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। अभी हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल डिसीजेस की तो क्योर की जा सकती है, पर लोनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस की क्योर केवल लव से ही की जा सकती है। तो बेसिकली फिजिकल डिसीजेस, यहाँ पर टीबी और लेप्रोसी जो है वो फिजिकल डिसीजेस को पैरेलल कर रहे हैं, और यहाँ पर अनवांटेड, अनलव्ड और अनकेयर्ड फॉर पैरेलल कर रहा है लोनलीनेस, डिस्पेयर और होपलेसनेस। अगर इस पूरे पैसेज को देखा जाए तो पैरेललिज्म, देखना, पैरेललिज्म से एक मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इस पैरेललिज्म मेथड से हम सारा पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल डिसीज की बात जो कर रहे हैं, यहाँ फिजिकल डिसीज लिखे हुए हैं, अनवांटेड, अनलव्ड, अनकेयर्ड फॉर, ये पूरा पूरा रिलेट कर रहा है लोनलीनेस से, डिस्पेयर से और होपलेसनेस से। हम देखेंगे इसी पैरेललिज्म को यूज कर कर हम अपने फाइनल आंसर तक भी पहुंचेंगे। अभी सेकेंड लाइन से हमें पता चलता है कि जो लोनलीनेस है वो लव से क्योर की जा सकती है। तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो हमारे पास वो वेस्ट लोनली है और उसको हम लव से क्योर कर सकते हैं। इतना हमने क्या कर लिया है? इन्फ्रेंस निकाल लिया है। ठीक है, इन्फ्रेंस हमने इतना निकाल लिया है जिससे कि हमें पता चल गया कि पैराग्राफ में बात किस बारे में हो रही है। दिस इज व्हाट आई डू while सॉल्विंग, एंड इसी को मैं बोलता हूँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ओके, there are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love. ठीक है, इसमें बात की गई कि जो पीपल है वेस्ट में, दे आर डाइंग फॉर अ लिटिल लव एज पीपल आर बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर। अभी हमने बात की थी कि दे आर बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। तो दे ऑब्वियसली व्हेन यहाँ पे बात की गई है कि पीपल आर डाइंग फॉर लिटिल लव, तो ये बात की गई है वेस्ट के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, पिछली लाइन में बात हुई है कि यहाँ पर people are lonely, they are lonely, and they are being unwanted, unloved and uncared for.
अभी यहाँ बात कर रही है दे आर डाइंग फॉर अ लिटिल लव। तो एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, एंड वेस्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पर पीस ऑफ ब्रेड, अब ये कौन सी चीज है? फिजिकल है। अभी हमने यहाँ पर पैरेललिज्म की बात की थी, यहाँ फिजिकल डिसीजेस की बात हो गई है, यहाँ पे फिजिकल नीड्स की बात हो गई है। यहाँ पर देखा जाए, अगर इसे एक वर्ड दे दिया जाए तो यहाँ पे एक इमोशनल एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर भी एक इमोशनल एंगल है, और यहाँ पर भी एक इमोशनल एंगल है। ये जो पैरेललिज्म में बता रहा हूँ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो मैनी आर डाइंग फॉर लिटिल लव, इसमें ये मैनी कौन है भाई? यहाँ पर लाइन में आप बोलोगे ना, ये मैनी कौन है? तो भाई वेस्ट लोनली है, कैन बी क्योर्ड बाय लिटिल लव है। पीपल इन द वेस्ट मस्ट नॉट बी डाइंग फॉर ब्रेड, सिंपल बात है कि जो पीपल वेस्ट में है वो क्योर ब्रेड के लिए तो नहीं मर रहे। मैंने यहाँ बताया था पैरेललिज्म है, फिजिकल की बात यहाँ पर वेस्ट के लिए हो ही नहीं रही है। यहाँ पे किसी भी जगह पे वेस्ट में गरीबी है कहीं पर नहीं बताया गया है। वेस्ट में बताया गया है कि फिजिकल कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, पैरेललिज्म से हमें ये पता चला कि वेस्ट में लोनलीनेस है। ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि वेस्ट में किसी भी तरह की गरीबी है और फिजिकल मटीरियलिस्टिक अबंडेंस की मटीरियलिस्टिक अबंडेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमें फिर पता चला कि यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं किया गया है कि वेस्ट के बारे में कि वहाँ के लोग ब्रेड से मर रहे हैं। यहाँ पर लिखा लिखा बोला, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पीपल इन द वेस्ट आर डाइंग फॉर लव। तो अभी तक हमें किसी भी तरह से मटीरियलिस्टिक अबंडेंस की कमी यहाँ पर पॉइंट आउट वेस्ट के बारे में की ही नहीं गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि मेनी हु आर डाइंग फॉर लव आर द पीपल फ्रॉम वेस्ट। तो यहाँ पर पैरेललिज्म से ही हम बोल सकते हैं कि जो मेनी यहाँ पर बात हो रही है इस वाले मेनी की, ये वाले मेनी की नहीं। पैरेललिज्म से ही हम बोल रहे हैं ये वाले जो मेनी है इसकी बात हो रही है कि ये वेस्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात थी, अभी तक तो समझ में आ गया सारी चीजें। अब यहाँ पर देखेंगे तो पॉवर्टी इन द वेस्ट, अब देखो पॉवर्टी इन द वेस्ट मतलब किसी चीज की कमी है वेस्ट में, इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी। इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ दिस। अब देखो पैरेललिज्म से सॉल्व करना है तो इस बार रिवर्स पैरेललिज्म लगेगा। देखो यहाँ पर पहली चीज तो यहाँ ब्लैंक नंबर 4 था स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पे ब्लैंक नंबर 3 था जो कि लोनलीनेस था। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पैरेललिज्म से ही सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ में देखिए यहाँ पर हंगर फॉर अफेक्शन है, हंगर ऑफ गॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर हंगर ऑफ गॉड किसको कर रहा है? पॉवर्टी ऑफ स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रहा है। देखिए पैरेललिज्म है यहाँ पर, यहाँ स्पिरिचुअलिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर हंगर ऑफ गॉड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि किससे कनेक्टेड हो, हंगर फॉर अफेक्शन से कनेक्टेड हो। पैरेललिज्म से सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अगर हम अफेक्शन से, हंगर फॉर अफेक्शन से पॉवर्टी ऑफ का के बाद कुछ लिखना चाहेंगे तो अफेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा शब्द है आप खुद ही बताइए। ठीक है, यहाँ पर पैरेललिज्म से ही मैंने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेविशनेस फिट नहीं बैठ रहा है, अबंडेंस फिट नहीं बैठ रहा है, प्रोफ्यूजन फिट नहीं बैठ रहा है, बट लोनलीनेस अफेक्शन से फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर क्लोज टेस्ट में हमें टोन के ऊपर जाना होता है, इसके डीप मीनिंग के अंदर नहीं जाना होता है। डीप मीनिंग के अंदर जाना होता है, ना कि ग्रामेटिकल अप्रोच लेनी होती है इन क्वेश्चंस में, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे और एग्जांपल्स हम टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें इनर मीनिंग या टोन ऑफ द पैसेज को फॉलो करते हुए आंसर देना होता है। हालांकि ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हमको ग्रामेटिकली सही दिखते हैं। ग्रामेटिकली सही होना का मतलब ये नहीं है कि पैसेज के लिए वही सही आंसर है। टोन ऑफ द पैसेज क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस से, रिवर्स पैरेललिज्म से हमने ये फिफ्थ वाला यूज करके हमने फोर्थ वाला सॉल्व कर लिया, और हमारे जो फिर द ब्लैंक निकल के आ रहे थे, थर्ड वाले में हमारा लोनलीनेस निकल के आ रहा है, फोर्थ वाले में स्पिरिचुअलिटी निकल कर आ रहा है। मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि जिन बच्चों ने बोनस, देखिए मैं बहुत सिंपल से एक बात कहता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ ये टफ था। ठीक है, पैराग्राफ तो ये पूरा पूरा टफ था, बच्चों ने इसमें कई सारी गलतियां की होंगी। अगर आप निकाल के देखोगे, मैं आपको एक डेटा निकाल के, अभी यार बनाया नहीं है, एक बार डेटा निकाल के बताऊंगा, तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने कई सारी गलतियां की होंगी और बहुत कम बच्चों ने इस पैराग्राफ को पूरा पूरा सही सॉल्व किया होगा। मैं तो कह रहा हूँ जिन बच्चों के नंबर कटे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि इसी क्वेश्चन में कटे होंगे, लेकिन बात
ये है कि बोनस थर्ड को दिया गया है, इसलिए सिर्फ थर्ड के बारे में आर्ग्यूमेंट हो रही है। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट भी गलत किया होगा, और कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बाकी ये दो जो फिल इन द ब्लैंक है वो भी गलत किए होंगे, क्योंकि बच्चों से बने नहीं। पैसेज को समझना, टोन को समझना बहुत मुश्किल था। कोर्ट में हम ये भी हम ये भी डेटा लेकर जाएंगे कि कितने बच्चों ने इस वाले में गलती की है, कितने बच्चों ने इस वाले में गलती की, कितने बच्चों ने इस वाले में गलती की, कितने बच्चों ने इस वाले में गलती की। अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रो सिर्फ इस वाले पे इसलिए रहे हैं क्योंकि पूरे पैराग्राफ में यही एक था जिसपे एसएससी ने बिना सोचे समझे ज्यादा क्वेरीज जाने पर बोनस दे दिया है। मेरे पास डेटा है, आप सभी को पता है। मैं डेटा निकालकर लोनलीनेस का एक छोटा सा क्रिस्प वीडियो बनाकर मैं उसमें बता दूंगा कि देखिए सारे क्वेश्चंस में ही बच्चों ने गलती की है। बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस ही नहीं बने हैं, बट बोनस ये दिया गया है इसलिए इस पे ज्यादा बात हो रही है। तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि अगर अभी मैं पैरेललिज्म से समझाता नहीं और बोनस इस पे भी दिया होता तो स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल सकते थे जो कि काफी ज्यादा डाउट में होते। फिजिकल में भी मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डाउट में होते। गलतियां जिन बच्चों से हुई हैं इसमें बहुत सारे बच्चों से गलती हुई है। पूरा पैराग्राफ सही कर पाना, मैंने हालांकि पूरा पैराग्राफ सही किया था एग्जाम में, कर पाने की प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको मतलब जो केस है कितने बच्चे हैं जिनका पूरा पैराग्राफ सही है, ये भी मैं आपको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाऊंगा कि कितने कम बच्चे जिन्होंने सही किया है। अब बात करते हैं कि भाई थोड़ा ग्रामेटिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी तो हमने टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से बात की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें लिखा है कि पॉवर्टी इन द वेस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी। इट इज नॉट ओनली पॉवर्टी ऑफ ब्लैंक बट ऑल्सो द पॉवर्टी ऑफ ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब देखते हैं जो स्ट्रक्चर है वो पॉवर्टी ऑफ एक्स बट ऑल्सो पॉवर्टी ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बट ऑल्सो लगा हुआ है तो पैरेललिज्म लगेगा। बेसिक इंग्लिश है, आप इंग्लिश की ग्रामर के जो वीडियोस देखते होंगे उन टीचर्स के जिनको आप आज की डेट में कमेंट्स में बहुत सारी बुरी बुरी बातें कह रहे हो, उन्हीं के जब वीडियो आप देखते होंगे और इंग्लिश सीखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि रूल ऑफ ग्रामर के हिसाब से जब बट ऑल्सो लगता है तो पैरेललिज्म लगता है, कंपैरिजन लगता है। हम दो चीजों को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और स्पिरिचुअलिटी पैरेलल होने चाहिए। इस हिसाब से अगर देखोगे तो भाई लोनलीनेस आता है। ठीक है, दूसरी चीज, we are also told earlier that there are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love. We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness, despair and hopefulness is love. इन दो लाइन से हमें क्या पता चलता है कि बात हो रही है, जो हमारा राइटर है वो बता रहा है कि दोज हु आर डाइंग पीस ऑफ ब्रेड इस पे एम्फेसिस कम है, बट यहाँ पर दोज हु आर डाइंग लिटिल फॉर लव इस पे एम्फेसिस ज्यादा है। इसने यही बताया कि फिजिकल डिसीजेस को मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है, बट द ओनली क्योर एम्फेसिस दिया जा रहा है ओनली वर्ड यूज करके। यहाँ पे मेनी मोर वर्ड यूज करके एम्फेसिस किया जा रहा है। तो अगर देखोगे तो एम्फेसिस जो है लव पर है, होपलेसनेस लोनलीनेस पर ओनली लगाकर यहाँ पर उसको एम्फेसिस दिया गया है। मैनी मोर लगा के इस चीज को एम्फेसिस दिया गया है। पीस ऑफ ब्रेड को यहाँ पर एम्फेसिस या फिजिकल डिसीजेस को यहाँ पर एम्फेसिस नहीं दिया गया है। तो देखेंगे कि इसमें इस पूरी लाइन में इमोशनल और स्पिरिचुअल डेप्रिविएशन को ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो हमारे जो पैराग्राफ है उसका मेन मुद्दा इमोशनल और स्पिरिचुअल डेप्रिविएशन है। इकोनॉमिक प्रॉपर्टी के बात नहीं हो रही है। अब अगर देखेंगे तो लैविशनेस जो होता है उसका मतलब होता है एक्सट्रीम लग्जरी एंड रिचनेस। यहाँ पे डेप्रिविएशन की बात हो रही है, वैसे ही ये रिजेक्ट हो जाता है, लॉजिकली इनअप्रोप्रिएट है। अबंडेंस की बात हो रही है, किसी चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होना। अब यहाँ डेप्रिविएशन की बात हो रही है। अब पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म है। इसको मैं लेटर जो स्लाइड है उसमें मैं ज्यादा बेटर तरीके से समझाऊंगा कि पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस अपने आप में ही देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये पॉवर्टी कमी को बताता है, अबंडेंस ज्यादा को बताता है। दोनों को एक साथ यूज इंग्लिश में नहीं किया जा सकता। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने स्लाइड में ऐड किए हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली वी कैन नॉट हैव पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस। ठीक है, लैक ऑफ प्लेंटी कभी हो ही नहीं सकता। तो ये इलॉजिकल है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर देखा जाए लॉजिक के हिसाब से तो ये ऑप्शन तो कभी फिट बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन थोड़ा इजी है। यहाँ पर भी लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है, हम डेप्रिविएशन की बात कर रहे हैं।
तो ये भी लॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट है। अब अगर बात की जाए लोनलीनेस की, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन विदाउट कंपेनियनशिप। ये डेप्रिविएशन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, परफेक्ट फिट है। द पैसेज ऑलरेडी स्पीक्स ऑफ लोनलीनेस, despair एंड होपलेसनेस एंड अ हंगर फॉर लव। इट कॉन्ट्रास्ट स्पिरिचुअल पॉवर्टी एंड इमोशनल पॉवर्टी सच एज लोनलीनेस। तो बेसिकली ये स्पिरिचुअल पॉवर्टी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है और इमोशनल पॉवर्टी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो लोनलीनेस यहाँ पर एक परफेक्ट वर्ड हो सकता है। तो पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी लॉजिकली मींस पीपल सफर फ्रॉम इमोशनल एम्प्टीनेस एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। इसका लॉजिकल मीनिंग है। लॉजिकल मीनिंग इसलिए हियर इसलिए क्योंकि जो पैसेज है क्लोज टेस्ट वगैरह में, ये फिलॉसफी की किताब थी। ये पूरी किताब फिलॉसफी पर है, ये पैराग्राफ फिलॉसफी पर है। फिलॉसफी में हमें लॉजिकल मीनिंग की तरफ जाना है, ना कि लिटरल मीनिंग की तरफ जाना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। वी हैव टू रीड बिटवीन दी लाइंस। रीड बिटवीन दी लाइंस का ज्यादा अच्छे से मतलब ना समझ में आ रहा हो तो एक बार नीतू मैम का वीडियो देख लेना, जिसमें वो काफी सारे इस तरह के फ्रेजेस समझा रही होंगी, या फिर क्या बोलेंगे, इडियम्स इडियम्स समझा रही होंगी। तो वहां वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। Conclusion: most logically and thematically consistent with the rest of the paragraph is loneliness। यहाँ पर देखिए, आपका ये जो abundance है, ये किसी भी तरीके से यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। और कहीं पर भी पूरे पैराग्राफ में ये बात नहीं करी गई वेस्ट के बारे में। पूरे पैराग्राफ में कभी भी मटीरियलिस्टिक अबंडेंस के बारे में बात की ही नहीं गई है। अब जब की ही नहीं गई है तो हम कहाँ से मान लें कि भाई लोनलीनेस की जगह अबंडेंस भी हो सकता है। बात सिंपल है, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे इस तरह के क्लोज टेस्ट में कि ग्रामेटिकली कौन कौन से दो ऑप्शन सेट हो रहे हैं। अगर एसएससी ने इस बेसिस पे यहाँ पर दो ऑप्शन सही किए हैं, तो ऐसे तो कई सारे क्लोज टेस्ट हमने सॉल्व किए हैं टेस्ट में, टेक्स्ट बुक में, जो कि मैं लाके जाके वहां पर प्रेजेंट कर दूंगा कोर्ट में कि भाई देखिए इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट तो 3-4 ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो इस तरह के तो मैं कई सारे ऑप्शन वहां पर टेक्स्ट बुक के थ्रू रख सकता हूँ। मैंने खुद इतने सारे टेस्ट दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने सारे क्लोज टेस्ट सॉल्व किए। ये प्रूव करना कि भाई क्लोज टेस्ट में आपका लिटरल मीनिंग या ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड को नहीं लिया जाता है, टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से लिया जाता है, काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, अभी भी कुछ कहना है आप लोगों को कि भाई अभी भी आपको लगता है अबेंडेंस फिट बैठ रहा है, या कुछ महानुभाव को ये लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन ही गलत है, इसका तो कोई आंसर बैठ ही नहीं रहा है, किसी एक आंसर पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी कहना हो तो बता देना। ठीक है, चीख चीख के मदर टेरेसा कह के चले गए कि भाई लोनलीनेस की बात हो रही है, पहले से ही बता दिया है लोनलीनेस की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी में तुम्हें हिंट दे दिया था कि भाई हंगर फॉर गॉड की बात हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी हो गया। सब चीख चीख कर ही उन्होंने कहा है, और इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट पैसेज नहीं था कि लोगों को समझने में दिक्कत हुई। समझने में ज्यादा बच्चों को दिक्कत हुई है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनकी इनकॉम्पिटेंस है ना। और एसएससी की इनकॉम्पिटेंस ये है कि उसके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, वो इस चीज को काउंटर नहीं कर पाए, या इस चीज को इजीली उन्होंने बच्चों के थोड़ा सा कुछ मटेरियल सेंड करने पर अपना आंसर चेंज कर लिया। उनको थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए, पॉवर्टी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अ लैक ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखेंगे, पॉवर्टी ऑफ फूड मतलब लैक ऑफ फूड, पॉवर्टी ऑफ कंपैशन मतलब लैक ऑफ कंपैशन, पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस अगर देखेंगे तो लैक ऑफ अबंडेंस, नॉट हैविंग इनफ प्लेंटी, ये कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है। बेसिकली ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर करेक्ट है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, कुल मिला के लैक, पॉवर्टी जो है वो लैक को बताता है, अबंडेंस सरप्लस को बताता है। तो अ लैक ऑफ प्लेंटी और नॉट हैविंग इनफ ऑफ हैविंग अ लॉट, दिस इज बेसिकली अ फैलेसी। मतलब ये कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। फैलेसी का मीनिंग ये होता है कि कुछ दो ऐसी कंडीशंस जो कभी एक साथ सही हो ही नहीं सकती हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। तो टोटोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये होता है कि दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। टोटोलॉजी मतलब होता है ट्रू होना। तो टोटोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि दोनों कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अब पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस जिस सेंस में यहाँ बात हो रहा है, उसके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। लैक ऑफ समथिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन बैठ रहा है, तो यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस कभी भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। ठीक है, abundance is not a basic need, there is already opposite of lack,
You can have a plenty poverty of loneliness but poverty of abundance, poverty of food बट नॉट ऑफ पॉवर्टी ऑफ अबंडेंस। तो अबंडेंस कभी भी, अगर ये ग्रामेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ कि अबंडेंस कहीं भी से फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर कभी भी ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इसको लोनलीनेस के हिसाब से मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि लोनलीनेस को हम टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से लेकर आए थे। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से तो लोनलीनेस मतलब आपका अबंडेंस फिट नहीं ही बैठ रहा है, इसके साथ साथ आपका जो सिंटेक्स है उसमें भी जो ग्रामेटिकल सिंटेक्स है या ग्रामेटिकल तरीका है यूज करने का, उसमें भी आपका अबंडेंस सही नहीं बैठ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो अबंडेंस कैन नॉट बी आंसर अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द पैसेज, अबंडेंस कैन नॉट बी आंसर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अगर देखा जाए तो टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से आपका लोनलीनेस आंसर परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, अब ये मदर टेरेसा ने ऐसा लिखा है या इन्होंने कहा है, उसके हिसाब से हमें उनकी टोन को समझना है कि मदर टेरेसा हमें क्या समझाना चाह रही हैं। इसी तरह अगर देखें तो हमारी जो काफी ज्यादा मानी हुई किताबें हैं, कभी भी देखिए ये फिलोसफी या जो हमारी एपिक्स हैं उनमें कभी भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं कही जाती है। उसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमें उसको पढ़कर उसका डीप मीनिंग का समझाए। इसलिए हम देखते हैं कि लोग भागवत पाठ करते हैं। ठीक है, कि यार बुक तो है, उस बुक को समझाने के लिए लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते क्यों है इतना ज्यादा? बुक को हम पढ़ क्यों नहीं सकते सीधे? क्योंकि उसके अंदर डीप डीप मीनिंग्स होते हैं फिलोसफी में, पर समझने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ इंग्लिश में भी फिलोसफी की यहाँ बात की गई है। क्वेश्चन सही है, क्लोज टेस्ट सही है। क्लोज टेस्ट इसी तरह से बनाया जाता है कि आपको टोन ऑफ द पैसेज समझ के अपने ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चुनना चुनना होता है। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन की वैसे भी बात नहीं हो रही है, लोनलीनेस ही फिट बैठ रहा है, अबंडेंस कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। वेस्ट में किसी भी तरह की मटीरियलिस्टिक अबंडेंस के होने या ना होने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इस तरह का कोई भी यहाँ पर कथन यूज नहीं किया गया कि मटेरियलिस्टिक अबंडेंस की बात चल रही है या नहीं चल रही है, बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। तो अबंडेंस कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता। लेविशनेस और प्रोफ्यूजन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए। तो आई थिंक इसको अगर आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है। यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में यूज की जानी चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को अगर हम यूज करते हैं, इस तरह से हम कोर्ट को समझा पाते हैं। और इसी तरह के अगर 3-4 प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस एसएससी के ही अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें टोन ऑफ द पैसेज के हिसाब से आंसर हमें देना था और उसमें एक से ज्यादा अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली फिट बैठ रहे थे, ऐसे अगर एक दो ऑप्शंस हम दे पाते हैं, हालांकि वीडियो बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे रखना चाहिए था, तो हमारा जो पक्ष है कि बोनस हट जाना चाहिए वो कोर्ट के सामने हम इजीली प्रूव कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ दुविधा रह जाती है इस क्वेश्चन को लेकर और आपका कुछ आपके हिसाब से कुछ और चीजें हैं जो मैंने कवर नहीं की हैं और उस हिसाब आपके हिसाब से बोनस होना चाहिए अभी भी, तो अपना पूरा जो पक्ष है, अपना पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। अगर आपका कमेंट मैं भी कह रहा हूँ मुझे सेटिस्फाई कर देता है तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है अपनी बोनस हटाने वाली जो लिस्ट है कोर्ट को मैंने दी है, उस लिस्ट में से इस क्वेश्चन को हटा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा अच्छे काउंटर करना जिससे मुझे हटाना ही पड़े इस क्वेश्चन को। लेम नहीं करना, जो भी मैंने इसमें ऑलरेडी समझा दिया है उसको फिर से काउंटर मत करना, अपना समय बर्बाद मत करना। ठीक है, तो आई थिंक अगर हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट को फॉलो करते हैं तो कोर्ट भी अग्री कर जाएगा कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह से लोनलीनेस तो आंसर जो आप लोग करें, सॉरी अबंडेंस तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। द ओनली आंसर पॉसिबल इज लोनलीनेस। तो चलिए, सेंसस वाला हमने क्वेश्चन डील कर लिया है कि इससे बोनस हट जाएगा। अब हमने फाइनल कर लिया कि भाई हम लोनलीनेस वाले से भी बोनस हटाकर रहेंगे। देखा जाए तो लगभग लगभग एवरेज जो है 4 नंबर से कम होने वाला है। 4 नंबर से एवरेज कम होने का मतलब यह है कि जो भी कट ऑफ है वो कम से कम 2.5 नंबर कम तो होना ही चाहिए। और जो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट लोगों को 40-40 का नंबर का मिला हुआ है वो भी काफी डाउन होके 35-34 तक गिर जाएगा, क्योंकि एवरेज के शिफ्ट होने से नॉर्मलाइजेशन पे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका ये मतलब मत निकालना कि भाई जितना मैंने यहाँ पर एवरेज गिराया है उतने नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगले जो क्वेश्चन है आई थिंक एक्सप्लेनेशन लेंथी सबसे ज्यादा इसी का था, लोनलीनेस वाले का। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस का सबमिट किए हैं
और कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करने वाला हूँ अपनी पिटिशन में। तो अगला क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो टैक्स और गार्डनर आई थिंक मैं दोनों एक साथ करूंगा, क्योंकि दोनों ही एक कोर्स ऑफ एक्शन है और थोड़ा इन्फ्रेंस वाला है। तो आई थिंक मैं दोनों को ही एक साथ काउंटर करने करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा। तो टैक्स वाला क्वेश्चन है 20th शिफ्ट का, और एक गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन है 20th शिफ्ट का। ये दोनों मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करूंगा। तो आपके कोई भी कमेंट्स हो या आपके कुछ भी पॉइंट्स हो जो मुझे आप चाहते हैं कि मैं उस अपने वीडियो में कवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ गुड नाइट। धन्यवाद।